टुडे वी विल स्टडी अबाउट गुलियन बेरे सिंड्रोम। गुलियन बेरे सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन होता है, फिर उसमें एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी का, और कुछ वीक्स बाद बॉडी अपनी ही नर्व्स के ऊपर एक्ट करती है, उसकी माइलिन शीथ पे एक्ट करती है और न्यूरोपैथी कोज कर देती है। और वो न्यूरोपैथी क्या करती है, कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, जैसे वीकनेस हो गया, सेंसरी लॉस हो गया, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये फीचर्स आती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है गुलियन बेरे सिंड्रोम के अंदर। लेकिन जब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ था या उसने कोई वैक्सीन लगवाई थी, उस टाइम पेशेंट को नहीं पता चलेगा कि क्या होने वाला है। पेशेंट हमारे पास कब आएगा, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पेशेंट को न्यूरोपैथी हो चुकी होगी और पेशेंट को वीकनेस या सेंसरी लॉस या ब्लड इन्वॉल्वमेंट, इनकी फीचर्स आ चुकी होंगी। मोस्टली पेशेंट इसमें वीकनेस के साथ ही आता है, क्योंकि मोटर इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले होती है। तो पेशेंट हमारे पास उस टाइम पे आएगा जब उसको पैरालिसिस, वीकनेस, ये सिम्टम्स आ चुके होंगे। तो उस टाइम पे हमें डिटेक्ट करना होगा कि ये पेशेंट को क्यों हुआ। ये किसी स्ट्रोक की वजह से हुआ, पोलियो की वजह से हुआ, जीबीएस हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये हमें उस टाइम पे सोचना पड़ेगा। तो गुलियन बेरे सिंड्रोम क्या हो रहा है कि एक पोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ है और पोस्ट वैक्सीन डिजीज़ है। इसमें या तो कोई इन्फेक्शन होगा, जैसे जीआई इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बाय इन्फ्लुएंजा, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई बैक्टीरिया, ये डायरिया कोज कर सकती है पेशेंट में, और डायरिया के बाद ये गुलियन बेरे सिंड्रोम तक पहुंच सकता है पेशेंट। है साइटोमेगेलोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, तो ये इन्फेक्शंस हो गए। कुछ वैक्सीन हो सकते हैं, जैसे रेबीज़ की वैक्सीन, स्वाइन फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बाद में भी ऐसा हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही ये इन्फेक्शन या वैक्सीन का पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ या उसने वैक्सीन लगवाई, उसमें एक एक्यूट फल्मिनेंट रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जो कि क्या करेगा, ड्यू टू मोलिकुलर मिमिक्री। मोलिकुलर मिमिक्री किसके बीच में है, जो ये माइक्रोब्स आए हैं बॉडी में, इनके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं कुछ, तो माइक्रोबियल लिपोपॉलीसैकेराइड्स और जो हमारी नर्व्स हैं उनके गैंग्लियोसाइड्स के बीच में मोलिकुलर मिमिक्री होती है। तो ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है बॉडी, ये इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करने की बजाय हमारी नर्व्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं और वहाँ पे डीमाइलिनेशन कर देते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूरोपैथी होती है वो डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी होती है, साथ में एक्सोनल भी हो सकती है। तो ये न्यूरोपैथी होने के बाद पेशेंट हमारे पास किन फीचर्स के साथ आएगा। एक तो सबसे पहले उसमें रैपिड ऑनसेट पैरालिसिस होएगा। जो पैरालिसिस होता है विद इन फ्यू डेज, मोस्ट ऑफ द टाइम 28 डेज के विद इन उसको पूरा पैरालिसिस आ चुका होता है। तो रैपिड ऑनसेट पैरालिसिस मिलेगा। असेंडिंग डायरेक्शन में मिलेगा। असेंडिंग डायरेक्शन मतलब फ्रॉम लेग्स टू हेड। तो असेंडिंग डायरेक्शन में सबसे पहले उसको लोअर लिम्ब में वीकनेस आएगी, फिर ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट होगी, अपर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट होगी, ऐसे उसमें इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। साथ में इसमें फेशियल और रेस्पिरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। सबसे खतरा किसमें है, रेस्पिरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट में। अगर पेशेंट में रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट होगी तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा, वो हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा। तो सबसे रिस्की चीज़ यही है, लेकिन ये हर पेशेंट में नहीं होती। एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स में हो सकती है। साथ में इसमें ब्लैडर डिस्फंक्शन भी हो सकता है, बट यह तो वो बहुत लेट इन्वॉल्व होगा या बहुत सीवियर केसेस में इन्वॉल्व होगा। अर्ली जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है, अर्ली ऑनसेट जब हुआ है, जब उसको सिम्टम स्टार्ट हुए हैं वीकनेस के, तब उसको ब्लड इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। ये लेट केसेस में ही मिलता है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है। जब पेशेंट हमारे पास वीकनेस के साथ आता है, जब हम उसके एंकल जर्क, नी जर्क, ये सब अगर चेक करेंगे तो ये उसमें एब्सेंट मिलेंगे। तो ये इसकी क्लासिकल फीचर्स हैं, रैपिड ऑनसेट विद इन 28 डेज, और असेंडिंग पैरालिसिस एसोसिएटेड विद डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, लेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लैडर एंड फेशियल एंड रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट इन सम फ्यू केसेस है। ये इसकी क्लासिकल फीचर्स हैं। फिर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट और ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में होगी, बट बहुत मिनिमम होगी। ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट में क्या हो सकता है, बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, पेशेंट को पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकता है कि पेशेंट सडनली जैसे ही खड़ा हो रहा है तो उसका बीपी डिक्रीज हो रहा है और वो फॉल कर जा रहा है। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। अगर पेशेंट हमारे पास बायलेटरल लोअर लेग वीकनेस के साथ आ गया तो हम कैसे सस्पेक्ट करेंगे, हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिससे हम जीबीएस के डायग्नोसिस तक पहुंच जाएं। तो हम इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाते हैं। या तो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कराते हैं और पेशेंट का सीएसएफ भेजते हैं। सीरोलॉजी टेस्ट में क्या करवाते हैं, मोस्टली हमें इसमें एंटी-GM1 एंटीबॉडीज़ करवाते हैं या एंटी-GQ1B एंटीबॉडीज़ कराते हैं। इन दोनों में से कोई एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द जीबीएस में एंटी-GM1 एंटीबॉडीज़ मिलती हैं और एंटी-GQ1 किसके अंदर मिलती हैं, जो इसका एक वेरिएंट होता है गुलियन बेरे सिंड्रोम का, मिलर फिशर सिंड्रोम है। उस मिलर फिशर सिंड्रोम में एंटी-GQ1B एंटीबॉडीज़ मिलती हैं।
फिर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कराएंगे, उसमें क्या मिलेगा, जो कंडक्शन का प्रोसेस है बहुत स्लो मिलेगा, कंडक्शन ब्लॉक भी मिल सकता है, एक एच रिफ्लेक्स होता है वो एब्सेंट भी मिल सकता है। तो ये फीचर्स हमें एनसीवी की रिपोर्ट में मिल जाएंगी। फिर हम उसका सीएसएफ भेजेंगे पेशेंट का, तो इसमें बहुत ही क्लासिकल फीचर मिलती है, इसको हमेशा याद रखना है। ये एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट में जब हम सीएसएफ भेजेंगे, उसका चेक करेंगे तो उसके अंदर सेल्स की क्वांटिटी बहुत कम है, लेस देन 10। जब भी कोई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है तो सेल काउंट हमेशा इंक्रीज होता है, लेकिन जीबीएस में क्या मिलेगा, सेल काउंट बहुत कम मिलेगा, 10 सेल्स, लेस देन 10 सेल्स पर क्यूब। अगर ये मोर देन 50 मिल जाती हैं तो इसको रूल आउट कर दो कि जीबीएस नहीं हो सकता। अगर मोर देन 50 मिल रही हैं तो मोस्टली लेस देन 10 ही मिलती हैं। शुगर्स इसमें नॉर्मल मिलेंगे, प्रोटीन इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे वायरल में प्रोटीन इंक्रीज होते हैं तो जीबीएस में भी प्रोटीन इंक्रीज होते हैं, इसमें 100 to 1000 तक मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, की सेल्स तो डिक्रीज हो गई और प्रोटीन इंक्रीज हो गया, तो ये डिसोसिएशन हो गया कि एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है। फिर इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, हम बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं उसको और जीबीएस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके डीडीज में क्या आते हैं, पोलियो, बोटुलिज्म, स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, माइस्थीनिया ग्रेविस, ओपी पॉइजनिंग, तो इनसे कैसे डिफरेंशिएट करें। पोलियो में क्या होता है, इसमें भी जीआई इन्फेक्शन होता है पेशेंट को पहले, फिर पोलियो के जो वीकनेस है उसके सिम्टम्स आते हैं। तो एक तो पोलियो हम इरेडिकेट कर चुके हैं हमारी कंट्री से, तो हम उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें इसमें चेक भी करना है तो पोलियो में क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, इसमें सिमेट्रिकल होता है। जो गुलियन बेरी सिंड्रोम है इसमें सिमेट्रिकल है कि पहले दोनों लेग्स में आएंगे, फिर ऊपर अपर ट्रंक में आएंगे, फिर दोनों अपर लिम्ब में आएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है, तो एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी। पोलियो में क्या होता है, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, प्रीवियस जीआई इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलेगी, और हम ये नहीं सोचें क्योंकि हम ऑलरेडी इरेडिकेट कर भी चुके हैं इसको। और अगर फिर भी कंफर्म करना है तो इसके अंदर जो सीएसएफ की फाइंडिंग है एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, ये नहीं मिलने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ जीबीएस की ही क्लासिकल फीचर है। फिर बोटुलिज्म, बोटुलिज्म एक तो हमें कब सस्पेक्ट करना है, जब बहुत कोई इन्फेंट लेके आए हैं इन फीचर्स के साथ, वीकनेस की फीचर्स के साथ हैं, और उसके अंदर हनी या कुछ ऐसा अनहाइजीनिक चीज़ देने की हिस्ट्री हुई हो, और ये इसके अंदर जो पैरालिसिस है वो डिसेंडिंग डायरेक्शन में होता है। और सबसे पहले फीचर्स उसके अंदर किस चीज़ की फीचर्स आएंगे, डिस्फेजिया, डिसअर्थरिया, तो ये फीचर्स आएंगे, डिस्फोनिया। अपर बॉडी की फीचर्स पहले आएंगी कि उसको बोलने में निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, डिग्लूटिनेशन में इशू आ रहा है, और बाद में उसका ट्रंक इन्वॉल्वमेंट होगी, लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट होंगे, तो ये एक डिसेंडिंग डायरेक्शन में पैरालिसिस प्रोसीड करता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे कोई इंजरी हो गई है, कोई इंजरी, इन्फेक्शन या फिर नर्व का कंप्रेशन हुआ, तो उसकी फीचर्स किस किस तरीके से आएंगी, जो वहाँ से नर्व जा रही है उन्हीं की फीचर्स आएंगी, जो वहाँ से नर्व जा रही हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डर्मेटोन को इन्वॉल्व कर रही हैं। अगर ट्रंक में कहीं पे भी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कोई इंजरी हुई तो इस पर्टिकुलर डर्मेटोन को या इतने पर्टिकुलर डर्मेटोन को इन्वॉल्व करेंगी, तो इसमें बहुत डिस्टिंक्ट सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मिलती है। अगर हम पिन प्रिक सेंसेशंस या फिर टेम्परेचर, ये जो सेंसरी सिम्टम्स देखेंगे तो हम एक लेवल मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जीबीएस में ऐसा नहीं कर सकते, बहुत मिनिमल सेंसरी फीचर्स मिलती हैं और हम उसको डिस्टिंक्टली मार्क नहीं कर सकते। साथ में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। और इसमें क्या होता है, एक टाइम पे जब स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होती है उस टाइम पे जब स्पाइनल शॉक होता है पेशेंट को, तो पेशेंट को एयर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, लेकिन फर्दर ऑन जब आप आफ्टर 24 आवर्स देखोगे तो उसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलेगा। और जीबीएस में क्या हो रहा है, हमारे पास जीबीएस में तो एयर रिफ्लेक्सिया हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा हाइपर रिफ्लेक्सिया। फिर माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस से भी कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं हम इसको, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होगा कि पेशेंट को मोस्टली फैटीग होता है, पेशेंट को वीकनेस या पैरालिसिस नहीं होता है, फैटीग होगा, और वो भी डायूरेनल वेरिएशंस के साथ होगा कि पेशेंट को इवनिंग में जाते जाते ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। फिर ओपी पॉइजनिंग में तो क्लासिकल हिस्ट्री मिलेगी कि कुछ उसने पॉइजनिंग की कुछ लिया है, खाया है, पिया है, इस चीज़ की कोई हिस्ट्री मिलेगी। साथ में इसमें क्लासिकल फीचर्स होते हैं कि एक्सेसिव लेक्राइमेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिकल इनकॉन्टिनेंस, तो ये फीचर्स इसमें अलग से मिलेंगी। और इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों से इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये हमारे पास जीबीएस का पेशेंट आया या फिर बोटुलिज्म का आया या फिर ओपी पॉइजनिंग का आया, स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम का पेशेंट आया। एक बार हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे, फिर हम जीबीएस का डायग्नोसिस बनाने के लिए जाएंगे। जीबीएस का डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, इसमें 4 टाइप की फीचर्स होती हैं। कुछ फीचर्स जो होनी ही चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड फीचर्स, कुछ सपोर्टिव फीचर्स होती हैं कि वो हमारे डायग्नोसिस को सपोर्ट करेंगी, कुछ होती है डाउटफुल फीचर्स कि अगर वो फीचर्स प्रेजेंट हैं तो हमें हमारे डायग्नोसिस को रीथिंक करना है कि ये शायद नहीं हो सकता अगर वो फीचर प्रेजेंट है तो। फिर आती है कुछ कंफर्मेटरी ऐसी फीचर्स जो रूल आउट ही कर देंगी, ये जीबीएस हो ही नहीं सकता अगर वो चीज़ प्रेजेंट है।
तो सबसे पहले रिक्वायर्ड फीचर्स में क्या आती है कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, दैट इज़ प्रोग्रेसिव वीकनेस इन बोथ आर्म्स एंड लेग्स हैं। प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है कि पहले लोअर बॉडी में लोअर लिम्स को इन्वॉल्व किया, फिर ट्रंक को इन्वॉल्व किया, फिर अपर लिम्ब को इन्वॉल्व, प्रोग्रेस करती जा रही है इसमें। और साथ में एरिफ्लेक्सिया मिलेगा, तो मोटर इन्वॉल्वमेंट और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये दो फीचर्स तो होनी ही चाहिए। सपोर्टिव में क्या आएगा कि एक तो प्रोग्रेशन ओवर 4 वीक्स है, कि सिम्टम्स विद इन मिनट्स नहीं आए, विद इन सिंगल डे नहीं आए, ओवर डेज और ओवर 4 वीक्स वो स्प्रेड करके सिम्टम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। साथ में इसमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट मिलती है, अगर एसिमेट्रिकल है तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि वो जीबीएस नहीं होगा। एंड रिकवरी बिगिंस आफ्टर 2 to 4 वीक्स, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहा है तो इसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाती है स्पॉन्टेनियसली। पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट, पूरी रिकवरी नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ हद तक उसमें मसल्स की पावर वापस गेन करना पेशेंट स्टार्ट कर देता है। और ये रिकवरी कैसे होती है, आफ्टर 2 to 4 वीक्स होगी और ये डिसेंडिंग डायरेक्शन में होगी। जो लास्ट मसल इन्वॉल्व हुई है, मान लो रेस्पिरेटरी मसल्स लास्ट में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उन्हीं का फंक्शन सबसे पहले वापस आएगा। जो वीकनेस आई वो तो असेंडिंग डायरेक्शन में, और लेकिन जो वापस टोन आती है मसल्स में वो डिसेंडिंग डायरेक्शन में आती है। फिर माइल्ड सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मिलेगा तो वो सपोर्ट करता है माई डायग्नोसिस को। अगर ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट जैसे पोस्चरल हाइपोटेंशन, वो माई डायग्नोसिस को थोड़ा सपोर्ट करेगा। अगर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जैसे बायलेटरल फेशियल वीकनेस है, अगर फेस पे भी वीकनेस आ रही है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जीबीएस में हो सकता है। फिर इसमें फीवर नहीं मिलता पेशेंट को, जैसे पोलियो का पेशेंट है उसमें जब वीकनेस होती है उस टाइम पे उसको फीवर होता है, लेकिन जीबीएस के पेशेंट में फीवर नहीं होता। तो प्रेजेंस ऑफ नो फीवर या एब्सेंस ऑफ हाई टेम्परेचर इंडिकेट्स कि जीबीएस हो सकता है। साथ में हम जो एनसीवी की फाइंडिंग्स देखी कि स्लो कंडक्शन, लॉस ऑफ एच रिफ्लेक्स या कंडक्शन ब्लॉक, ये हमारे डायग्नोसिस को सपोर्ट करेंगी। जो सीएसएफ है उसमें एल्ब्यूनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन जो हमने देखा वो सपोर्ट करेगा। तो प्रोग्रेसिव वीकनेस विद एयर रिफ्लेक्सिया तो होनी ही चाहिए। अगर सिमेट्रिकल है, ऑटोनॉमिक है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है, एनसीवी सीएसएफ की जो फाइंडिंग्स है वो हमें सपोर्ट करेंगे डायग्नोसिस बनाने में। फिर आते हैं कुछ डाउटफुल फीचर्स। डाउटफुल फीचर्स में क्या होता है कि अगर ये फीचर प्रेजेंट है तो हमें हमारे डायग्नोसिस को रिकंसीडर करना है। अगर पैरालिसिस उसमें एसिमेट्रिकल है या ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर पेशेंट को वीकनेस है लास्ट 24 आवर्स से और पेशेंट बाउल इन्वॉल्वमेंट या ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट के साथ आया है तो हम इसको डाउट कंसिडर करेंगे। या फिर मोर देन 50 सेल्स हैं इन सीएसएफ है तो जीबीएस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर डिस्टिंक्ट सेंसरी सिम्टम्स है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जो होती है कि एक पर्टिकुलर डर्मेटोम हम लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि T8 to T10 तक उसको सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर इतना डिस्टिंक्ट सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको रूल आउट कर देंगे। तो ये हो गए हमारे डाउटफुल फीचर्स हैं। फिर आते हैं फीचर्स दैट रूल आउट द डायग्नोसिस, कि अगर ये चीज़ है तो हमने रूल आउट ही कर देना है कि जीबीएस नहीं हो सकता। जैसे अगर अबनॉर्मल पोरफायरिन्स मेटाबॉलिज्म है, या पेशेंट को लेड इंटॉक्सिकेशन हुआ है, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, अगर पेशेंट का पोलियो कंफर्म हो गया है, बोटुलिज्म कंफर्म हो गया है, तो जीबीएस के अलावा अगर कोई भी अदर डायग्नोसिस हम कंफर्मली बोल पा रहे हैं कि ये चीज़ है पेशेंट को, तो हमें जीबीएस रूल आउट ही कर देना है उस टाइम पे। फिर आती है इसकी ट्रीटमेंट में हम इसमें दो मेजर चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं, दूसरा हम इसमें प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं बॉडी जिनसे माइलिन शीथ को हमारी डैमेज कर रही है, उन एंटीबॉडीज़ को हमारी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हम बाहर से दे रहे हैं वो उनको कॉम्प्लेक्स बना के उनके साथ उनको न्यूट्रलाइज कर देंगी। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमें अर्लीस्ट स्टार्ट करनी होती हैं अगर एक बार 2 वीक्स हो चुके हैं, मोटर सिम्टम्स को स्टार्ट हुए हैं, वीकनेस को आए अगर 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो उसके बाद आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको हम अर्लीस्ट स्टार्ट करेंगे। फिर नो रोल आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द फर्स्ट मोटर सिम्टम्स है, और देना कितना है इसको, टोटल हम देते हैं 2 ग्राम पर केजी, और 5 डेज में डिवाइड करके कितना देंगे, 0.4 ग्राम पर केजी पर डे फॉर 5 डेज है। तो ये आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमें स्लोली पेशेंट को देने ओवर 2 to 3 आवर्स। दूसरा हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि हम प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस कैसे करते हैं कि पूरा जो बॉडी का प्लाज्मा है हम उसको क्लीन कर देंगे, उसमें से वो एंटीबॉडीज़ रिमूव कर देंगे जो हमारी न्यूरोपैथी कोज कर रही हैं। प्लाज्मा फेरेसिस कितना करना होता है, 50 ml पर केजी ऑन 5 सेपरेट ओकेजन्स ओवर 1 to 2 वीक्स है। तो हम 14 to 15 डेज के इंटरवल पे अल्टरनेट डे या 2 डेज के ब्रेक पे हम 5 सेपरेट ओकेजन्स पे प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे और 50 ml पर केजी करेंगे। अगर पेशेंट 100 केजी का है तो हम उसमें 5 लीटर्स का प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे। फिर आती है इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस कि अगर पेशेंट ने अर्ली ट्रीटमेंट नहीं कराया या पेशेंट हमारे पास सीवियर फीचर्स के साथ आया तो पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हमें किस चीज़ से डरना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर पेशेंट की ट्रंक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है,
अगर रेस्पिरेटरी मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम, इनको पेशेंट इन्वॉल्व कर लेता है तो उस टाइम पे पेशेंट एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जा चुका है। हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा, उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, और जब तक उसकी प्लाज्माफेरेसिस या आईवीआईजी की ट्रीटमेंट नहीं हो जाती है, वो रेस्पिरेटरी मसल्स को खुद यूज़ करना नहीं स्टार्ट कर देता है, तब तक पेशेंट को हम इंट्यूबेटेड रखेंगे। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि पैरालिसिस की वजह से पेशेंट की लेग मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी तो डीवीटी हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन होने की वजह से क्रोनिक पेन्स रह सकते हैं पोस्ट दिस एपिसोड में। पैरालिसिस जो है रेजिडुअल रह सकती है कि पूरी वीकनेस जो कम्प्लीटली ठीक ना हो पाए, कुछ पोर्शन में रेजिडुअल पैरालिसिस रह जाए। और एक इस सब की वजह से पेशेंट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ सकता है कि पेशेंट को एक साइकोलॉजिकली रहेगा कि उसके साथ क्या हो गया है। ठीक है। फिर आते हैं कुछ वेरिएंट्स ऑफ जीबीएस हैं। वेरिएंट्स ऑफ जीबीएस क्या होते हैं? अलग अलग वेरिएंट्स हैं कि उसमें क्लासिकल सारी फीचर्स नहीं है पेशेंट की, कुछ फीचर्स अलग हैं, लेकिन जो पैथोजेनेसिस है, जो डिजीज में हो रहा है, वो सेम है। इसमें क्या क्या आते हैं? एक्यूट मोटर एंड सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, प्योर मोटर और प्योर सेंसरी हो सकता है, और एक आता है मिलर फिशर सिंड्रोम। मिलर फिशर सिंड्रोम की 3 मेन फीचर्स याद करनी है: ग्लोबल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एरिफ्लेक्सिया एंड अटैक्सिया। ये 3 फीचर्स इसमें होती हैं। फिर आता है बायलेटरल फुट ड्रॉप हो सकता है, एक्यूट अटैक्सिया हो सकता है पेशेंट को कि सिर्फ और सिर्फ अटैक्सिया है, बाकी मोटर फीचर्स या सेंसरी फीचर्स नहीं है। फेशियल डायप्लेजिया है कि सिर्फ फेशियल इन्वॉल्वमेंट है। एक इसका वेरिएंट आता है बीकर साफ ब्रेन स्टेम एंसिफेलाइटिस है। इसमें सबसे ऑपोजिट चीज़ क्या है कि इसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलेगा। जैसे मिलर फिशर में क्या मिल रहा था? एयर रिफ्लेक्सिया, जीबीएस में एयर रिफ्लेक्सिया, तो इसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलेगा, साथ में ऑप्थेल्मोप्लेजिया और अटैक्सिया इसमें भी मिल सकता है। तो ये सब इसके हो गए वेरिएंट्स हैं। ये था हमारा जीबीएस है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को या तो कोई जीआई इन्फेक्शन हुआ, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, उसने कोई वैक्सीन लगाई, उसकी वजह से ड्यू टू मोलिकुलर मिमिक्री बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाई वो उनके ऊपर एक्ट करने के साथ साथ हमारी ही माइलिन शीथ पे एक्ट करती है और न्यूरोपैथी कोज कर देती हैं। उस न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट में मोस्टली मोटर सिम्टम्स आते हैं, वीकनेस आती है, पैरालिसिस होता है। उन सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आएगा, फिर हम उसका डायग्नोसिस बनाना है। बाकी डीडीज, पोलियो, बोटुलिज्म, स्ट्रोक, हमने उन सबसे रूल आउट किया। वो रूल आउट करने के बाद हमने इसका कंफर्म करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट कराए, एनसीवी टेस्ट कराया और हमने सीएसएफ एनालिसिस कराया। एक बार अगर हमें कंफर्म हो गया तो हम उसकी ट्रीटमेंट में आईवीआईजी या प्लाज्माफेरेसिस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कॉम्प्लिकेशंस का। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ध्यान रखनी है रेस्पिरेटरी फेलियर। और कुछ इसके वेरिएंट्स हमने देखे, जैसे मिलर फिशर सिंड्रोम हो गया, या फिर प्योर मोटर प्योर सेंसरी, बायलेटरल डायप्लेजिया, बायलेटरल फुट ड्रॉप एंड फेशियल डायप्लेजिया, ये इसकी कुछ वेरिएंट्स होते हैं। तो ये था हमारा गुलिन बेरी सिंड्रोम।